यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को कंटिन्यू करते हुए हम आज टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का बच्चों मीनिंग क्या होता है कि यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर 5 सेकेंड के लिए मोशन करता है तो यानी कि मोशन बिटवीन फोर्थ यानी कि आफ्टर 4 सेकेंड एंड कंप्लीटिंग द फिफ्थ सेकेंड, सो दिस सेकेंड विल बी कॉल्ड द फिफ्थ सेकेंड, यानी कि मोशन आफ्टर द 4 सेकेंड विल बी कॉल्ड द फिफ्थ सेकेंड। तो जैसे हम nth सेकेंड की बात करेंगे तो हम ये मोशन देखेंगे कि लास्ट 1 सेकेंड में, यानी कि अगर ये n सेकेंड के लिए इट इज इन मोशन तो लास्ट की 1 सेकेंड जो होगी दैट इज कॉल्ड nth सेकेंड। जैसे हमने एग्जांपल लिया, टोटल 5 सेकेंड है तो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड से 4 सेकेंड से 5 सेकेंड होने में जितना भी जो इंटरवल है उसको बोलेंगे फिफ्थ सेकेंड। तो ये टर्मिनोलॉजी बच्चों आपको पता होनी चाहिए। nth सेकेंड यानी कि n-1 सेकेंड के बाद, n-1 सेकेंड के बाद और n सेकेंड के बीच के इंटरवल में, यानी कि n-1 और n सेकेंड के बीच के इंटरवल में जितना भी मोशन होगा उसको nth सेकेंड बोलेंगे। तो इसको विजुलाइज करने के लिए बोलते हैं कि लेट से इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और इनिशियल एक्सेलरेशन a है, और यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो दिस पार्टिकल मूव्स फॉर n सेकेंड, n सेकेंड में ये कुछ इतना मूव करता है और हम बोलते हैं कि ये n-1 में मूव करता है। तो अगर हम पूरे मोशन का nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट से n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दें तो यानी कि ये आपके पास nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा। सो यू कैन कॉल इट, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ s n-1 सेकेंड। ओके, और ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो बच्चों समझ में आया, टोटल n सेकेंड में से डिस्प्लेसमेंट फॉर n सेकेंड में से डिस्प्लेसमेंट ऑफ n-1 सेकेंड का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, यानी कि आप n सेकेंड का एस एन को आप लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से, दैट यू टी, और यहाँ पर t कितना हो जाएगा n सेकेंड, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा। n-1 का आप निकालेंगे यानी कि यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, n-1 सेकेंड, दिस इज u इंटू n-1 प्लस a बाई टू n-1 होल स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, Sn में से Sn-1 करेंगे तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इक्वल्स टू, आप यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा u, दिस इज a बाई टू, और ये आएगा आपका n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ये आने वाला है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको nth सेकेंड का मिल जाएगा u प्लस a बाई टू, और दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2n-1। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सो वी विल लुक इनटू द some important points regarding the uniform motion, uniform accelerated motion। जैसे कि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। कैसे हम डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं, 0 प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, ए टी स्क्वायर बाई टू। सो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड का आप विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो ये कैसे होंगे, अगर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड का डिस्टेंस लिया जाए तो इनका रेशियो आएगा 1:4:9, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ u इज 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो nth सेकेंड का अभी हमने निकाला एस एन इक्वल्स टू nth सेकेंड का u प्लस a बाई टू इंटू 2n-1, ये आया था। अगर u आपकी 0 है तो आपका Sn क्या होगा, Sn विल बी प्रोपोर्शनल टू 2n-1, 2n-1 के प्रोपोर्शनल होगा।
So we can say distance covered in first second, second second, third second and fourth second. आप याद रहे यहाँ पर एक्सेलरेशन हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ये क्या होगा, 2n-1, यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4, तो 2n-1 कितना होगा, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 7। यानी कि यहाँ पर 4 सेकंड में n की वैल्यू क्या रखेंगे, 4। 2 इंटू 4, 2 इंटू 2n-1 को आप लिखेंगे 2 इंटू 4-1, दैट वुड बी 7। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड का जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दैट विल बी इन रेशियो ऑफ 1 3 5 एंड 7। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ बॉडी इज स्टॉप्ड बाय यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए कांस्टेंट रिटार्डेशन है या कोई कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स है, तो हम स्टॉपिंग डिस्टेंस को लिखेंगे s इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2a। और यहां पर हम देखेंगे कि डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस is प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। क्यों, इसको हम कैसे लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज यू स्क्वायर और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन माइनस ए इंटू एस। तो यहां से s इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल। यहां पर इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की है, तो हम s को लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2a। इस तरह से इस फॉर्मूले से आ जाएगी। और s इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, अगर आप उसकी स्पीड को डबल करते हैं तो s विल बी प्रोपोर्शनल टू 2u होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे दैट विल बी 4 टाइम्स u स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर u प्राइम को आप n टाइम्स u लेंगे तो s प्राइम कितना हो जाएगा, n टाइम्स, यानी कि दिस विल बी n u होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम एस। यानी कि अगर आप स्पीड को n टाइम्स बढ़ाते हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ पार्टिकल क्रॉसेज अ पॉइंट a and point b with speed v1 and v2, then speed at the midpoint of ab is v equals to v1 square plus v2 square by 2 का होल का रूट। यानी कि यहां पर दिया हुआ है कि आपके दो पॉइंट हैं और एक्सेलरेशन, अगेन हम सारे पॉइंट ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बोल रहे हैं। आप इस चीज को याद रखें, दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तभी ये सारे पॉइंट वैलिड हैं। अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन अ पार्टिकल crosses point A with v1 speed and B with v2 speed. So the speed at the midpoint v will be given as v1 square plus v2 square by 2 होल का रूट। तो ये आपको पॉइंट्स काफी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन दिस इन द थर्ड सेकंड। इन द थर्ड सेकंड, पहली बात आपको क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब होता है u इक्वल्स टू जीरो इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। u जीरो हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। आपको एस nth निकालना है, वेयर n इक्वल्स टू 3 सेकेंड, यानी कि थर्ड सेकेंड में बात करनी है आपने। तो हम बोल सकते हैं S3 यानी कि थर्ड इक्वल्स टू 0 प्लस a/2 इंटू 2n-1। a 1/2, a की वैल्यू क्या है 4/3 और n की वैल्यू यहां पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। दिस विल बी 6-1 दैट इज 5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 10/3 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स है पार्टिकल पर, कांस्टेंट फोर्स बोल सकते हैं हम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगी। द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड s1 इक्वल्स टू a इंटू 10 होल स्क्वायर और डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड इज गिवन एज a इंटू 20 का होल स्क्वायर, यानी कि s2 अपॉन s1।
विल बी 20 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे दिस इज 400 अपॉन 100 दैट इज 4, यानी कि S2 की वैल्यू आपकी 4S1 होने वाली है। इजी क्वेश्चन है। तो यानी कि आपने टाइम टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हमने बोला था कि डिस्टेंस कवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पर 10 सेकंड में और 20 सेकंड में डिस्टेंस लिया है, तो आप टाइम को डबल किया है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। S2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ S1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a body loses half of its velocity penetrating 3 centimeter in the wooden block। हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं S1 equals to 3 सेंटीमीटर। हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, यानी कि रेस्ट पे आने से पहले ये कितना रोकेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, एक और सिनेरियो को देखेंगे कि एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक में एक आपकी बुलेट पेनिट्रेट कर रही है। देयर इज ए बुलेट विच इज पेनिट्रेटिंग। तो यहां पर जैसे ही ये पेनिट्रेट करेगी तो यहां पर एक रिटार्डेशन लगेगा और इसको हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। ओके, तो रिटार्डेशन लगेगा। अब ये बोल रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट होने के बाद इसकी वेलोसिटी v से v/2 हो गई है। तो आगे और कितना पेनिट्रेट होगा सच दैट इट स्टॉप्स फर्दर, कितना और होगा। हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इज v/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर, और रिटार्डेशन कितना है a s1, ये बोल सकते हैं। यहां से आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट 2a s1 इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 4, दैट इज 3v स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा। सेकंड, अगर हम बोलते हैं कि ये स्टॉप हो जाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v, और इसका रिटार्डेशन s है, तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि स्टार्टिंग से इसको स्टॉप होने में कितना डिस्टेंस होगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हम देख सकते हैं S2, इसको बोल सकते हैं S2। यू विल गेट S2 इक्वल्स टू 2a S2 इक्वल्स टू v स्क्वायर। आप यहां पर v स्क्वायर की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 2a S1 इक्वल्स टू v स्क्वायर, यानी कि 3/4, और v स्क्वायर की जगह रख देंगे आप 2a S2। 2a कैंसिल हो जाएगा, 4s1 बाई 3 इक्वल्स टू S2। S1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो S2 की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। यानी कि 3 सेंटीमीटर में तो इसकी स्पीड हाफ होती है, लेकिन 4 सेंटीमीटर में ये पूरा रुक जाएगा। तो अब 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट होने के बाद ये कितना और चलेगा, 1 सेंटीमीटर और चलेगा, सच दैट इट विल गेट स्टॉप। तो 1 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अ बुलेट ऑफ मास 20 kg 20 gram has initial speed of 1 meter per second. Just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. If the wall offers a mean resistance of this, the speed of the bullet after emerging from the center of the other side of the wall, यानी कि ये आपके पास 20 सेंटीमीटर की वॉल है और यहां पर पेनिट्रेट हो रही है, ये बुलेट पेनिट्रेट होगी यहां से। बुलेट जब तक पेनिट्रेट होगी तो यहां पर एक कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, और ये है 20 सेंटीमीटर। तो कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स आपको दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो यहां पर हम रिटार्डेशन, यानी कि दिस इज द कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स, तो हम रिटार्डेशन को बोल सकते हैं F अपॉन m, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻2, और मास को अगर आप SI यूनिट्स में रखेंगे, दिस इज 0.02 kg। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2.5 over 2 into 10 to power, this is -2 and this will also be -2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका रिटार्डेशन आ जाएगा 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आपका रिटार्डेशन आ गया है 5/4 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हम वेलोसिटी निकालने वाले हैं। डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर, यू कैन राइट 0.2 मीटर इन SI यूनिट। तो यहां पर वेलोसिटी दे रखी है आपको, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली वेलोसिटी निकालनी है।
तो हम थर्ड इक्वेशन लगा के हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। यू स्क्वायर होगी आपकी 1 माइनस टू, ए एक्सेलरेशन आया है आपका 5/4, और ये आप 0.2 यानी कि आप 2/10 या 1/5 आप इसको देख सकते हैं, दिस इज 1/5। सो दिस इज 1/2, यू विल गेट 1/2। तो वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, और जो वेलोसिटी आएगी दैट इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको √2/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.7, दिस इज √2 की वैल्यू आप रखेंगे 1.414 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपके पास आएगा 0.707 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया अंडर द कर्व, यानी कि एक कर्व होता है तो उसका एरिया अंडर द कर्व कैसे करेंगे, और इसके बाद हम थोड़े से ग्राफ देखेंगे, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स कैसे हैं। तो फर्स्ट विल कंसीडर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और यहां पर एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज द कर्व ऑफ दैट ग्राफ, ये कर्व है। तो अगर यहां पर एक एक्स पर, यानी कि एक्स डिस्टेंस पर हम यहां पर एक लाइन खींचते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, दिस इज द एक्स, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये आपका y रिप्रेजेंट करता है द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि हाइट आपका y है। यहाँ पर x पॉइंट पर ये x कॉमा y आ रहा है, ये आपका पॉइंट। अगर यहाँ पर एक छोटा सा यानी कि dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लें हम, तो वह एलिमेंट कुछ इस तरह से रहेगा, यानी कि जिसकी हाइट है y और थिकनेस है dx। आप इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी थिकनेस हो जाएगी dx और इसकी हाइट हो जाएगी y। तो यहां पर ये थिकनेस बहुत छोटा है, तो यहां पर ये आपको जो कर्व पार्ट दिख रहा है, दिस विल ऑलमोस्ट बी इक्वल, यानी कि अगर इस दोनों को बिल्कुल ही पास ले आए तो ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी, तो दोनों का हाइट सेम हो जाएगा। तो dx इज वेरी वेरी स्मॉल। तो y dx क्या होगा, यहां पर हम बोल सकते हैं इस एलिमेंट का, यानी कि इस एलिमेंट का जो छोटा सा एरिया है उसको हम dA बोल सकते हैं। तो dA को हम लिख सकते हैं हाइट इंटू थिकनेस। हाइट क्या है यहाँ पर y है, और थिकनेस क्या है dx है। दिस इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि इस एरिया का, एलिमेंट का एरिया है। तो अगर हम यहां पर ये सारा एरिया निकालना चाहें, ये सारा एरिया हम कैलकुलेट करना चाहें, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप x को इंक्रीज कर रहे हैं y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट y dx के एलिमेंट लेने होंगे, यानी कि x वेरी करते हुए y भी वेरी करती रहेगी, और इसका सभी का सम कर लें तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पोर्शन का एरिया, यानी कि कर्व के और x एक्सिस के बीच का एरिया मिल जाएगा। तो इसी को हम यहां पर बहुत नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन साइन से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम इंटीग्रल ऑफ y dx बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व, और एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट से हमारा कर्व बहुत सिंपल कर्व है, यानी कि y इक्वल्स टू x। एक सिंपल हमने कर्व लिया हुआ है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। बहुत इजीली एक कर्व लिया हुआ है, दिस इज योर कर्व। अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया एट x इक्वल्स टू 2, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया x इक्वल्स टू 2, एंड दिस इज योर कर्व। आपका कर्व ये सीधा जा रहा है, दिस इज गोइंग लाइक दिस। यहाँ पर कर्व जा रहा है x इक्वल्स टू 2 पर। अगर यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 वैल्यू डालते हैं तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, यानी कि ये लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करेगी एट 2,2, यानी कि x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 है। अगर इस कर्व का हमने एरिया निकालना है तो बच्चों आपको दिखेगा ये बहुत इजीली, ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस की लेंथ हो जाएगी 2 और हाइट भी हो जाएगी 2। आप एरिया निकालेंगे हाफ इंटू टू इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। तो बच्चों ये हमने बेसिक ज्योमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए हमने ये की।
बेसिक ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा हुआ था। लेकिन अब यूजिंग द इंटीग्रेशन वी कैन सॉल्व इट। यहां पर हम एरिया को बोल देंगे वाई डी एक्स। वाई डी एक्स हम वाई को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स यहां पर डाल देंगे, क्योंकि जब भी इंटीग्रेट करेंगे हम वाई और डी एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वी नीड दिस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स के टर्म्स में आपको यहां पर इनपुट डालना होगा। तो यहां पर x इंटू डी एक्स आ जाएगा, x डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो x की लिमिट आप देखेंगे कि x की लिमिट कहां तक जा रही है। हमने सिर्फ x की लिमिट डालनी है, तो y तो जिस वैल्यू पर अपने आप अचीव कर लेगा, हर x के लिए y वेरी होता जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको x dx लिख देंगे। x dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहां पर आपकी लिमिट रहेंगी 0 to 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगेन आपके पास 2 यूनिट्स आया है। यानी कि आपके ज्योमेट्री से और इंटीग्रेशन से दोनों से सेम आंसर आ रहा था। सो देयर इज अ वैलिडेशन ऑफ दिस फॉर्मूला समहाउ। हमने एक दूसरा देखें, हम यहां पर कर्व लिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यानी कि ये हमने एक कर्व लिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस। ओके, y पर हमारा एफ एक्स प्लॉट है। तो अगर हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करें x इक्वल्स टू थ्री, एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो x इक्वल्स टू थ्री डालते ही आपके y की वैल्यू आएगी 3 क्यूब, यानी कि 27। तो ये लाइन y को यानी कि कर्व को कहां कट करेगी, 27 पर। तो ये पॉइंट आप देखेंगे, दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट 3, 27। x होगा 3 और y होगा 27। अब हमें ये एरिया निकालना है। अभी हमने एरिया बहुत इजीली, हमने ट्राइंगल का एरिया वी कैन फाइंड फ्रॉम द ज्योमेट्री एज वेल। बट यहां पर अगर कर्व है तो हमारी ज्योमेट्री वहां पर काम नहीं करेगी। तो यहां पर वी विल यूज द इंटीग्रेशन ओनली। अगेन वी विल राइट डी ए इक्वल्स टू वाई डी एक्स, यानी कि एक एलिमेंट का एरिया। सारे एलिमेंट्स का एरिया क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। और आप देखोगे x की वैल्यू कहां तक है, आप देखोगे x की वैल्यू कहां तक वेरी कर रही है, 0 to 3। तो x की लिमिट लगाएंगे 0 to 3। y की जगह आप x का फंक्शन पुट करेंगे, क्या होगा, y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 4/4। x की पावर 4/4 में आप x इक्वल टू 3 डालेंगे, यानी कि ये आपके पास 3 की पावर 4/4। अब 3 की पावर 4 क्या होगी, 9 into 9/4, यानी कि ये आएगा 81/4 यूनिट्स, जो भी आपकी x और y की यूनिट्स हैं। दिस इज द एरिया विल बी 81/4 यूनिट्स। नेक्स्ट यहां पर हम एक इजी फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स ले रहे हैं। y इक्वल टू साइन एक्स का बच्चों फंक्शन कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है, यानी कि 0 पर 0 से स्टार्ट होता है और π/2 पर ये मैक्सिमम यानी कि 1 वैल्यू अचीव करता है, यहां पर वैल्यू 1। और फिर आप देखेंगे पाई पर ये वैल्यू 0 अचीव करता है। ऐसा ही सिमेट्रिक पोर्शन नीचे भी होता है, यानी कि अगेन ये नीचे आएगा 3π/2 पर ये -1 की वैल्यू अचीव करता है, दिस इज -1। और 2π पर अगेन इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब यहां पर हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है यानी कि हमको एरिया निकालना है 0 to π/2 का। 0 to π/2 का मतलब है x में अगर 0 to π/2 मूव करेंगे तो ये लाइन 0 to π/2 की लाइन होगी, ये कर्व है, और इन दोनों के बीच में कुछ ये वाला एरिया आ रहा है, यानी कि ये एरिया हमने कैलकुलेट करना है। इस एरिया को हम इंटीग्रेशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे और y की वैल्यू रख देंगे साइन एक्स। y की वैल्यू हमने साइन एक्स रख दी, तो यहां पर आएगा 0 to π/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों आपको याद होगा, देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता था साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता था माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स आएगा। कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, प्लस साइन एक्स। तो आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स होगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस एक्स। लिमिट कहां से लगाएंगे, 0 to π/2। 0 to π/2 में आप लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा कॉस माइनस टाइम्स कॉस π/2 माइनस टाइम्स कॉस π/2 माइनस कॉस 0। तो ये वैल्यू तो 0 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू 1 यूनिट आपको देगी।
तो आप देखेंगे इसका एरिया भी 1 यूनिट आ गया है। वहीं इस फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहें, यानी कि एरिया आप निकालना चाहें 0 to 3π/2 में, पहले देखते हैं 0 to 3π/2 में एरिया क्या आएगा। इंटीग्रेट करेंगे 0 to 3π/2, एक्स की 0 से 3π/2 जाएंगे, y की जगह आप क्या पुट कर देंगे यहां पर साइन एक्स। यहां पर आपने साइन एक्स डाला, dx डाला, इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस एक्स अगेन। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कॉस एक्स को आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट माइनस कॉस 3π/2 माइनस कॉस 0, ये आपका आएगा। तो अगेन कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो अगेन आपकी वैल्यू ये 1 आ जाएगी। बच्चों ऐसा क्या हुआ, देखो π/2 तक हमने इसको इंटीग्रेट किया तो भी वैल्यू 1 ही आई थी, और 3π/2 तक इंटीग्रेट किया तो भी वैल्यू 1 आई। लेकिन अगर आप ग्राफ में देखोगे तो एरिया अंडर द कर्व ये भी आएगा, और एरिया अंडर द कर्व ये भी आएगा, और 3π/2 में कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में ये भी आएगा। यानी कि आप देखेंगे कि आप इतना एरिया निकाल रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, और आप इतना सारा एरिया निकाल 1 आ रहा है। इसका रीजन बच्चों क्या है कि जैसे ही आप यहां से 0 to π निकालेंगे, तो 0 to π अगर आप निकालेंगे तो आप निकाल के देखते हैं, पाई में आप देखेंगे 3, एरिया 0 to π साइन एक्स dx। साइन एक्स dx का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स 0 to π, माइनस टाइम्स कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये माइनस टाइम्स -1 इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 यूनिट आ रहा है। और पाई तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो 2 आएगा, और 3π/2 तक अगेन 1 आ रहा है, मतलब कम हो जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर पाई तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 3π/2 में डिक्रीज हो रहा है। वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों ये ऊपर वाला आपने इसका निकाला +1 आया, पूरे का निकाला 2 आया, तो यानी कि इसका एरिया भी +1 होगा, यानी कि ये पोर्शन 1 यूनिट और ये पोर्शन 1 यूनिट एरिया। लेकिन आपने ये टोटल यहां से यहां निकाला तो भी 1 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये देखो आप, ये सिमेट्री पोर्शन है, बिल्कुल सेम जैसे पोर्शन है, तो यहां पर आप लेंगे तो जो भी बिलो दी एक्स एक्सिस होता है वो एरिया नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि आपका देखो y इंटू डी एक्स था। अब dx तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहे हैं, पॉजिटिव होगा, लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो y नेगेटिव हो जाएगा और dx पॉजिटिव है, तो आपका एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आप इस तरह से ये -1 आ जाएगा। ये -1 क्यों आएगा, क्योंकि ये सिमेट्री से सेम एरिया है, ये तीनों पोर्शन सेम है, तो ये +1 आएगा, ये -1 आएगा। तो एनी एरिया विच इज, इफ द कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये एरिया कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बच्चों ये देखो +1 +1 2, और यहां पर -1, तो यानी कि यहां तक π/2 तक 1 आ रहा है, और ये +1 और -1 कैंसिल हो रहे हैं, अगेन 3π/2 तक, 3π/2 तक करेंगे तो आपको पूरा एरिया ये मिलेगा। इसको आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे -1, और ये होगा +2, अगेन आपको दोनों का सम मिल जाएगा आपको +1। तो इस तरह से आपका π/2 में और 3π/2 में सेम एरिया दे रहा है ये कर्व ऑफ साइन एक्स। स्ट्रेट लाइन मोशन के कर्व या ग्राफ देखते हुए सबसे पहले हम ग्राफ डील करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ। यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट बनाया हुआ है और एक्स एक्सिस पर टाइम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 4 आपको 4 कर्व दिख रहे हैं। तो यानी कि आप देखेंगे कि यहां पर कर्व 1 की स्लोप कांस्टेंट है। तो हम स्लोप क्या होती है, एसटी कर्व या एक्सटी कर्व आप कुछ भी कॉल कर सकते हैं। तो ds/dt इक्वल्स टू स्लोप एंड विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, यानी कि स्लोप ऑफ एसटी कर्व की स्लोप आपको क्या देने वाला है, वेलोसिटी देने वाला है। तो आप ग्राफ नंबर 1 में कंसीडर करेंगे, यानी कि 1 नंबर ग्राफ में आपकी स्लोप क्या है, स्लोप इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है, और क्या है, पॉजिटिव है। आप देखेंगे ये स्लोप
पॉजिटिव है, स्लोप इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो आप यहां पर देखेंगे कि वेलोसिटी, आप इस पर कमेंट करेंगे वन में क्या है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव है, इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड आल्सो पॉजिटिव। जो भी स्लोप का नेचर होगा वही, तो यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी जब पॉजिटिव वेलोसिटी होगी उसका है, यानी कि आप देखेंगे कहीं पर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, स्लोप वन ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, अगर आप सेकेंड ग्राफ को देखेंगे तो सेकेंड ग्राफ में आप देखेंगे कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो स्लोप equals to velocity and which is equals to constant but negative। ये कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां पर कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से चलेगा पार्टिकल, तो उसकी एक्सटी कर्व ऐसा आएगा। थर्ड पार्टिकल में, थर्ड में अगर हम देखेंगे, थर्ड कर्व में, थर्ड वाले में अगर हम देखें तो थर्ड में क्या होता है कि स्लोप देखनी है हमें बच्चों। तो किसी भी पॉइंट पर आप देख रहे हैं, यहां पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप कैसा होगा, आप इस पॉइंट पर देखेंगे ये स्लोप होगा, इस पॉइंट पर देखेंगे ये स्लोप होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल कुछ ज्यादा एंगल थीटा बनाएगा। तो आप देखेंगे विद टाइम स्लोप इंक्रीज हो रही है, तो विद टाइम स्लोप कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी एट एनी टाइम, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन आपको देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, इंक्रीज होती जा रही है किसी भी टाइम पर स्लोप, लेकिन कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है, क्योंकि जो चीज इंक्रीज हो रही है इट कैन नॉट बी कांस्टेंट। वेलोसिटी पॉजिटिव होते हो और कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो वहां पर वो कांस्टेंट नहीं है। फोर्थ कर्व की बात करें तो फोर्थ कर्व में क्या होगा, यहां पर देखेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी कैसे होगा, पॉजिटिव है बट डिक्रीज होती जा रही है। आप देखिए स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है बट इट इज डिक्रीजिंग, तो अगेन इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। नेक्स्ट अगर हम कमेंट करें, नेक्स्ट इसी प्रकार से हम कमेंट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व पर। ये हमारा कर्व वन हो गया, ये कर्व टू, ये कर्व थ्री और ये कर्व फोर। यानी कि पहला कर्व अगर आप देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है। स्लोप इक्वल्स टू वीटी, ग्राफ का स्लोप आपको बच्चों बताया हुआ डेरिवेटिव डीवी बाई डी, ये रिप्रेजेंट करता है। किसी भी पॉइंट पर कर्व का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, उसी का डेरिवेटिव डीवी बाई डी आपका एक्स एक्सिस पर। जैसे अगर वाई एक्स का कर्व है, अगर आपका वाई एक्स का कर्व है तो स्लोप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अगर आपका कर्व क्या है, v और t का कर्व है, तो आपका स्लोप क्या होगा, dv बाई डी टी। dv बाई डी टी बच्चों क्या होता है, यहां पर एक्सेलरेशन होता है, यहां पर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई डी टी एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द कर्व। आप कर्व वन में देखेंगे पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा कर्व आएगा। सेकेंड कर्व की बात करें तो यहां पर dv बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू स्लोप विच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड विच इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। इसमें देखेंगे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है। यहां पर आप देखेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, फर्स्ट वाले में आप देखेंगे वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। थर्ड में आप देखेंगे, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में स्लोप देखेंगे तो हर पॉइंट पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बट इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होगा। फोर्थ को आप देखेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है, नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो आप देखेंगे यहां पर वेरिएबल स्लोप है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा।
बात आती है, ये तो हमने डेरिवेटिव निकाला। अगर हमने हमने बोला था कि dv बाई डी टी एक्सलरेशन इक्वल्स टू dv बाई डी टी या फिर dx बाई डी टी ds बाई डी टी इक्वल्स टू v। अगर हम यहां पर ds की वैल्यू, ये v dt हो जाएगी। अब आपको देखा था कि y dx का इंटीग्रल क्या दे रहा था, एरिया दे रहा था, एरिया ऑफ वाई एक्स कर्व, ये दिया था हमें, ये दिया था। लेकिन अगर हम यहां पर v dt का इंटीग्रल करें तो ये क्या देगा हमें, एरिया ऑफ वी टी कर्व। एरिया ऑफ वीटी कर्व यानी कि आरएचएस को इंटीग्रेट करेंगे तो यानी कि एलएचएस को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो एरिया ऑफ वीटी कर्व हमें क्या देगा, इंटीग्रल ऑफ डीएस, और इंटीग्रल ऑफ डीएस को हम बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डीएस इक्वल्स टू एरिया ऑफ वी डी। यानी कि वीटी कर्व का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यानी कि अगर कर्व वन में आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, लेट से इस टाइम तक निकालना चाहते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी कर्व के लिए एरिया अगर वीटी कर्व का निकाल लें तो आपको क्या मिलेगा, उसी टाइम का, उस टाइम तक उसको डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर टाइम इंक्रीज कर दें, इस टाइम तक आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कर्व वन के अलोंग, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये एरिया आपको क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। आप कर्व थ्री और फोर में भी निकाल सकते हैं। अगर कर्व थ्री में ये एरिया निकालेंगे तो दिस विल गिव यू द टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to t। यहां पर अगर हम सब कुछ कॉमन कर्व्स को अगर देखें तो पहले हम उसमें डील करेंगे मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर आपको एक्सटी कर्व बनाना है तो वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते हैं तो किसी पोजीशन यानी कि एक्स नॉट से स्टार्ट करते हैं, तो आपका ये कर्व थोड़ा सा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, और ये देखेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी होगी आपकी, थीटा कांस्टेंट होगा। थीटा कांस्टेंट है तो ये इस तरह का आपका एक्स टी कर्व बन जाएगा। लेकिन यहां पर देखेंगे आपकी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। और अगर आप वी टी कर्व बनाएंगे तो वी टी कर्व बनाएंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो वी टी कर्व कुछ ऐसे बनेगा। लेट्स से दिस इज वी नॉट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका स्लोप देखेंगे आप क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो आपका कुछ इस तरह से, यानी कि जीरो एक्सेलरेशन, इस तरह से कर्व बन जाएगा मोशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। सेकंड इज मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है और हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। एटी कर्व आपका स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, विद टाइम चेंज नहीं हो रहा है। अब ए क्या होता है, ए इज द स्लोप ऑफ वीटी कर्व, यानी कि डीवी बाई डी टी। तो वीटी का जो क्या है, स्लोप कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको मिल सकता है, दिस विल बी लाइक दिस। अगर यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करता है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करता है, तो इसका कांस्टेंट ये थीटा है, तो टेन थीटा एक्सेलरेशन के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो इसका स्लोप भी आप देखेंगे पॉजिटिव है। बात आती है कि एक्स टी कर्व कैसा बनेगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन बन गया और ये स्लोप के साथ बन गया, एक्स टी कर्व कैसा होगा। तो बच्चों अगर आपका एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, याद रखेंगे अगर आपका एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, तो ये कर्व आने वाला है पैराबोलिक। ये कुछ पैराबोलिक कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये कुछ ऐसा पैराबोलिक कर्व आएगा, और ये ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, यानी कि ऊपर की तरफ हो सकता है। पैराबोला आप देख सकते हैं, पैराबोला ऐसी भी आ सकती है, बट ये ओपनिंग अपवर्ड होगा ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं कॉनकेविटी अपवर्ड। कब होगा, जब एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, तो इस तरह से एक्स टी ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट आता है मोशन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। बच्चों रिटार्डेशन का क्या मतलब है,
का मीनिंग क्या है? फॉर द टाइम बीइंग आप ये मान लो रिटार्डेशन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर 1D मोशन आर ऑपोजिट। तो रिटार्डेशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी डिक्रीज होती है, यानी कि स्पीड डिक्रीज होती है। तो इसको हम और इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो उसका हम कर्व कैसे बनाएंगे? तो पहले देखो, एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव बना सकते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव कुछ ऐसे आएगा, और कांस्टेंट, कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब वीटी, अब एक्सेलरेशन क्या आया, नेगेटिव आया, और एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी, और ये है नेगेटिव, यानी कि इसको स्लोप नेगेटिव होगी। इसकी स्लोप आप कैसे नेगेटिव बनाएंगे, स्लोप ऐसे नेगेटिव बनेगी, कुछ इस तरह से स्लोप नेगेटिव बनेगी। अब स्लोप नेगेटिव है तो एक्सटी कर्व कैसा आएगा, एक्सटी कर्व बच्चों याद रखना, ये ऐसे ओपनिंग डाउनवर्ड आएगा, यानी कि आपका ओपनिंग डाउनवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड कब होगा, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। ओपनिंग डाउनवर्ड कब होगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो इस तरह से आपको याद करना है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, एंड ओपनिंग डाउनवर्ड। इस तरह से आपका मोशन फॉर कांस्टेंट रिटार्डेशन के लिए एक्स टी, वी टी और ए टी कर्व बनेंगे।